नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए बायोलॉजी के कुछ साइंस के टॉपिक्स लेके आई हूँ। जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आपको इन टॉपिक में अधिकतर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ऑल एग्ज़ाम्स जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं आज तक, उन एग्ज़ामों में आपको ये रोग जो डिजीज़ होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको अधिकतर मिले ही हैं। और वैसे भी आज प्रेजेंट टाइम में इन डिजीज़ इन वायरस की वजह से पूरा विश्व जो काँप रहा है, उसका कारण भी क्या होता है, ये डिजीज़ ही हैं, जिनका कोई इलाज भी आज संभव नहीं हो पा रहा है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। ठीक है, जो पूरे विश्व में महामारी बनी हुई है, कितने ही लोगों की जान इससे जा चुकी है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये वायरस किस तरीके से हमारी बॉडी में फैलता है और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है, या फिर जो ये वायरस जो होते हैं या जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से अंदर आते हैं और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, आपके ऑल एग्ज़ाम, जैसे अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हो या फिर SSC की तैयारी या CGL की तैयारी कर रहे हो या पटवार की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम में आपको क्या है कि मानव में होने वाले जो डिजीज़ हैं या रोग हैं, तो इनसे संबंधित आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मानव रोग। मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज़ की कौन कौन सी बीमारियां मानव में होती हैं। अगर हम बात करें कि हमारे जो मानव का जो शरीर होता है, तो उस शरीर में रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। जैसे ही बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो हमारी बॉडी में जैसे वो एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ एक टाइम ऐसा होता है कि जो डिजीज़ हमारे शरीर में आ रहे, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में आ रहा है, जो डिजीज़ हमें हो रही है, तो हमारी एंटीबॉडी क्या होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है कि वो उस डिजीज़ को आसानी से समाप्त कर दे। तो उन्हें समाप्त वो अगर नहीं कर पाती है, तो वो डिजीज़ क्या होती है, हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल विज्ञान की भाषा में जो मतलब रोग उत्पन्न करने वाला जो फॉरेन पार्टिकल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रोगाणु। ठीक है, तो रोगाणु के द्वारा क्या किया जाता है, हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्टडी की, कि स्टडी ऑफ डिजीज़ यानी कि जो ये डिजीज़ होती हैं, इनकी स्टडी हम किस में करते हैं, साइंस के किस ब्रांच में करते हैं, तो इनकी स्टडी हम करते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी जो विज्ञान की ब्रांच है, ये शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या वायरस होते हैं या फिर प्रोटोजोआ जो होते हैं, किसी भी प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं, उन डिजीज़ में क्या किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो स्टडी किस में की जाती है, मानव में जो डिजीज़ होती है उनकी स्टडी की जाती है पैथोलॉजी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करें कि पैथोलॉजी के जो फादर कौन है, तो फादर ऑफ पैथोलॉजी ये हमारे हैं जो साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें फादर ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। यानी कि मानव में होने वाले जो भी डिजीज़ हैं, उनकी जो ब्रांच है पैथोलॉजी, उनके जो जनक हैं या फादर हैं, वो कौन है, रुडोल्फ विर्चो है। इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, अभी वो आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ तो गया, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में ये फॉरेन पार्टिकल आता है, तो ये क्या करता है, हमारे अंदर डिजीज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, अब बात करें कि ये फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में ही होता है या इन्वायरमेंट से आता है। देखिए, हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल होता है या डिजीज़ जो उत्पन्न हो जाती हैं, तो वो क्या होती हैं कि एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में जाती हैं। जैसे माता पिता से अगर उनकी होने वाली संतान में जा रही है, या फिर जो डिजीज़ नानी के है या दादी के है, तो उनके जो होने वाली आगे वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उनमें जाके अगर वो बीमारी चलती हैं, तो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं, ये जेनेटिक्स होते हैं, यानी कि आनुवंशिक रोग होते हैं या आनुवंशिक बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये बीमारियाँ क्या होती हैं, आनुवंशिक होती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली जो डिजीज़ होती हैं, वो आनुवंशिक रोग में आते हैं। अगर हम बात करें कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं, तो हीमोफीलिया,
ठीक है। हीमोफीलिया जिसे शाही बीमारी भी कहते हैं, ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है उनके परिवार में क्या है, एलिजाबेथ के परिवार में हीमोफीलिया से ग्रसित है, यानी कि उन जो शाही परिवार के जो लोग हैं उनमें ये डिजीज़ पाई जाती है या पाई जा रही है प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है ना। दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या होती है, एक आनुवंशिक बीमारी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। थैलेसीमिया नाम की जो बीमारी होती है ये भी आनुवंशिक होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो हमारी आनुवंशिक होती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, जो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट है हीमोफीलिया, वर्णांधता और थैलेसीमिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये आनुवंशिक रोग हो गए, उसके अलावा कौन से डिजीज़ हैं जो हमारी बॉडी में हो सकती हैं। अब देखिए बाहर के इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, अगर हमारी बॉडी में जैसे ही एंट्री करते हैं तो वो एंट्री करने के बाद में क्या होता है, डिजीज़ उत्पन्न करते हैं। तो वो डिजीज़ जो उत्पन्न करते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो दो प्रकार की होती हैं, वो दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं वो देखिए आप। वो जो डिजीज़ होती है एक तो होती है वो संक्रामक और वो एक होती है असंक्रामक, ठीक है। तो संक्रामक और असंक्रामक में क्या डिफरेंट है। संक्रामक डिजीज़ कौन सी होती हैं, संक्रामक जो डिजीज़ होती हैं उन डिजीज़ में क्या होता है कि एक प्राणी को या एक मनुष्य को अगर हो जाएगी तो ये दूसरा मनुष्य जैसे उसके अटैच में आएगा, जैसे उसके संपर्क में आएगा तो ये उसको भी संक्रमित कर देती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या एक संक्रामक बीमारी है। जैसे गवर्नमेंट ने भी अभी बैन कर दिया है कि कोई भी बिना मास्क लगाए हुए बाहर नहीं निकलेगा, ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि एक संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये तुरंत फैल जाती है। जैसे कपड़ों के लग के भी अगर कोई वायरस चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसको छूते ही वो उसको भी हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गई आनुवंशिक बीमारी के बाद में अर्जित बीमारी में संक्रामक बीमारी हो गई, ठीक है। तो संक्रामक बीमारी कौन सी हो गई, ये फर्स्ट हो गई प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोआ क्या है मैं आपको अभी बता दूंगी कि प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा होता है जीवाणु या बैक्टीरिया, फिर होता है वायरस या फिर विषाणु, ठीक है, कवक या फिर फंजाई, या फिर एक होता है कृमि जो कि निमेटोडा जो संघ होते हैं उनसे ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि जो ये संक्रामक बीमारियां होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रोटोजोआ के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या कवक या फंजाई के द्वारा, या फिर निमेटोडा संघ या कृमि के द्वारा होने वाली जो भी डिजीज़ होती हैं ये डिजीज़ क्या होती हैं, सारी संक्रामक होती हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति को ये डिजीज़ है, दूसरा व्यक्ति अगर इसके संपर्क में आएगा तो ये उनको भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये संक्रामक बीमारियाँ हैं। अब देखिए सेकंड की अगर हम बात करते हैं असंक्रामक की, तो असंक्रामक डिजीज़ क्या होती हैं। देखिए दोस्तों असंक्रामक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जैसे मान लो कि आपको कोई बीमारी है और जैसे ही आपका दोस्त या फिर आपके घर वाले आपके संपर्क में आते हैं लेकिन उनको वो बीमारी नहीं होने के चांस हैं, यानी कि वो उनको नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं वो असंक्रामक बीमारियाँ होती हैं, जिनके साथ रहो, खाना खाने से या हाथ मिलाने से ये बीमारियाँ एक दूसरे को नहीं होती, तो ये असंक्रामक बीमारियां होती हैं। जैसे कैंसर के बारे में आपने सुना ही है कि ब्लड कैंसर भी होता है और एक होता है हमारे जो सेल्स होती हैं उनमें भी कैंसर हो जाता है। अगर एक व्यक्ति को कैंसर है तो दूसरे व्यक्ति को कैंसर लगने की संभावना इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये होते हैं असंक्रामक रोग। और दूसरे होते हैं अन्य रोग। अन्य रोगों में कई प्रकार की डिजीज़ आती हैं जो इतनी घातक नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसमें प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ क्या है कि हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले बहुत सारे प्रकार के सूक्ष्म जीव भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो इन्हें समझने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कोडेड में और नॉन कोडेड में, यानी कि कशेरुकी और अकशेरुकी में। अब अकशेरुकी की अगर हम बात करते हैं तो अकशेरुकी यानी कि जिनके बॉडी में किसी भी जीवन की लाइफ साइकिल जो होती है उनमें किसी भी जीवन की लाइफ साइकिल में क्या होती है, उनमें कशेरुकदंड नहीं पाई जाती है, तो उन्हें नॉन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, इनकी अकशेरुकी कहा जाता है। अकशेरुक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब देखिए जैसे प्रोटोजोआ भी है, एनेलिडा भी है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इस संघ के जो प्राणी होते हैं ये सारे अकशेरुकी होते हैं,
ठीक है। इनमें क्या होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। जो हानिकारक होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या कर देती हैं, कई प्रकार के डिजीज़ उत्पन्न कर देती हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा। जैसे आप कोई भी डिजीज़ दे दी, ठीक है, उसमें आपसे ऑप्शन में मतलब पूछ लिया गया कि ये वायरस के द्वारा हो रही है या बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है या प्रोटोजोआ के द्वारा हो रही है या फिर फंजाई के द्वारा हो रही है। ठीक है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो वायरस के द्वारा हो रही है या फिर कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। तो देखिए, प्रोटोजोआ एक संघ है जो नॉन कोऑर्डिनेट है। इस संघ के अधिकतर जो प्राणी होते हैं वो बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं और जल में ही रहते हैं। ठीक है। ये तो इनके सामान्य लक्षण है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे मैं आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस इसमें बताऊंगी। ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रिक्स की बात करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे हम बोलते हैं कि साइंस में रटने जैसी चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको रटना, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से रटना है, वैसे रटना नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि आपसे कोई मैथ्स का कैलकुलेशन तो है नहीं जो आपको निकाल के देनी है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हो। मानव रोग जो होते हैं उनमें आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा रोग तो विषाणु के द्वारा होगा, कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा, कौन सा रोग फंजाई के द्वारा होगा। तो इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और इससे आपको बहुत अधिक फायदा भी होगा। ठीक है। तो देखिए, प्रोटोजोआ जनित जो रोग हैं उनके लिए हमारी ट्रिक्स क्या है। श्वेत आम काला पानी में पका, ऐसे कि ऐसे आप इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो श्वेत, मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी अधिकतर कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो श्वेत आम काला पानी में पका। अब श्वेत को, आम को, काला और पानी, इनको अलग अलग टर्म्स के जरिए मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा रोग है जो इनसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले लेती है मैं लेती हूँ श्वेत। ठीक है। तो श्वेत से होता है श्वेत प्रदर रोग या ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया को श्वेत प्रदर रोग भी कहा जाता है जो अधिकतर महिलाओं में होने वाली डिजीज़ है। अगर हम आम को उठाते हैं तो आम से हम लेते हैं अमीबा दस्त या अमीबाएसिस रोग, यानी कि अमीबा दस्त या अमीबाएसिस जो रोग होता है वो भी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। थर्ड लेते हैं हम काला। काला से है काला आजार या ब्लैक फीवर। ठीक है। काला आजार या ब्लैक फीवर टाइप का जो रोग होता है ये रोग भी एक प्रोटोजोआ जनित ही रोग है। ठीक है। अब पानी, पानी में पा और नी को अलग कर लेते हैं। पा से निकलेगा पायरिया। पायरिया रोग जो होता है ये मैं बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये पायरिया जो रोग होता है ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। और निद्रा रोग, अफ्रीकन एनिद्रा रोग और मलेरिया। ठीक है। ये रोग आपके किस किस से होते हैं, जैसे पायरिया मैंने आपको बता दिया, नी से निद्रालु रोग जिसे अफ्रीकन एनिद्रा रोग कहते हैं, और में से है मलेरिया। और इसमें पक्का क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ठीक है। श्वेत आम काला पानी में पका, ऐसे के ऐसे अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा, अच्छे से सेट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जैसे ही आपको ऑप्शन दिखे कि जैसे काला आजार रोग, तो काला आजार रोग ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फिर कृमि द्वारा, तो आप तुरंत बता देंगे कि काला आम श्वेत आम काला पानी में पका, तो आपको तुरंत याद आएगा कि काला, तो काला आजार रोग किस में था, प्रोटोजोआ में था। ठीक है। तो इस टाइप से आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो मैं आपको एक एक इसमें ये जो श्वेत आम है या श्वेत प्रदर जो रोग होता है ये किस टाइप्स का रोग है, संक्रामक रोग है। ठीक है। अगर हम बात करें कि ये किससे फैलता है तो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। अगर हम बात करें कि इसका रोग कारक क्या है या रोग जनक क्या है, ठीक है, तो मैं आगे इसमें आपको बता रही हूँ कि इसका रोग कारक या रोग जनक क्या है। अगर हम इसके रोग जनक या रोग कारक की हम बात करते हैं तो ट्राइकोमोनास बेंजीनेलिसिस, यानी कि ट्राइकोमोनास बेंजीनेलिस, अजीब से नाम रहेंगे इनके, ट्राइकोमोनास बेंजीनेलिस नाम का एक क्या होता है, प्रोटोजोआ का प्राणी होता है, जो अधिकतर क्या होता है, ये जो पानी होता है उन्हीं के संपर्क में रहता है। लेकिन ये वाला जो रोग होता है ये क्या होता है कि मानव की जो बॉडी होते हैं, और मानव की बॉडी में जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो गुप्तांग होते हैं, उनमें अधिकतर ये क्या करता है, अपनी वृद्धि करता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है ये अधिकतर महिलाओं में होने वाला रोग है। अगर हम बात करें कि ये किस तरीके की, तो ये सेक्सुअल डिजीज़ है और इसे एसटीडी रोग भी कहा जाता है। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि एच से हम सेक्सुअली और टी से होता है ट्रांसमिटेड और डी से होता है डिजीज़। ठीक है, अगर हम बचाव की हम बात करें तो एक से दूसरे लोगों में ना फैले, यानी कि अगर ये महिलाओं को है तो महिलाओं से पुरुषों में ना जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि सुरक्षित यौन संबंध के द्वारा इस रोग से बच सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के रोग की अगर हम बात करते हैं श्वेत आम। ठीक है, तो आ से लेंगे, आम से लेंगे हम, या आम से लेंगे हम अमीबा दस्त। ठीक है, तो अमीबा दस्त या एमीबियासिस प्रकार का जो रोग होता है, अगर हम बात करें ये भी प्रोटोजोआ जनित है, लेकिन ये कौन सा रोग कारक या रोगजनक होता है जिसके द्वारा ये फैलता है, तो ये एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, तो एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रकार का क्या है, एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका एक प्रकार का रोगजनक है, यानी कि प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये फैलता है। अगर हम बात करें रोग वाहक कि इसको लेके कौन जाता है, जैसे कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो तो आपको ले जाने के लिए जैसे गाड़ी हो या फिर आपके पास कोई बाइक हो या बस हो, उसी टाइप से इस रोग को भी एक दूसरे जगह फैलाने के लिए अगर हम बात करें तो ये किसके जरिए फैलता है, तो ये दूषित जल और दूषित भोजन। ठीक है, जो भी दूषित जल या भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इसके द्वारा ये क्या करता है, एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति को अगर हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है। लेकिन ये अधिकतर रहता कहाँ पर है, ये जो प्रोटोजोआ प्रकार का जो जीव है ये दूषित जल या दूषित भोजन में ये रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके लक्षण की, इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उल्टी आना, दस्त होना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, इस टाइप के अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो श्योर है कि ये अमीबा दस्त या एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा जो होने वाली ये डिजीज़ है वो आपको है। इस टाइप की जो डिजीज़ होती है ये अधिकतर बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेंगी, बड़े से कम ही संक्रमित हो पाते हैं, लेकिन कई चांसेस होते हैं कि बड़े भी इसमें इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप गंदा पानी का अगर आप सेवन करेंगे तो बहुत सी जगह आपने पेपर या न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि फलानी जगह या उस जगह पे गंदा पानी पीने की वजह से गाँव के इतने लोग बीमार हो गए, तो उसका कारण यही होता है कि ये संक्रामक बीमारी तो होती है। ठीक है, जैसे अगर आप इस टाइप की जो प्रोटोजोआ जनित प्रकार का अगर उसमें कोई भी ये फॉरेन पार्टिकल या जीव होगा जो हमारे मानव के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, तो ये अपनी साइकिल को तो क्या करेगा, बढ़ाएगा, अपनी साइकिल को बढ़ाएगा, तो ये जो एंटीजन होता है हमारे शरीर के एंटीबॉडी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, और हमारे अंदर क्या हो जाएगी, डिजीज़ उत्पन्न हो जाएगी। अगर हम बात करें कि अमीबा दस्त प्रकार का जो रोग तो होता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के किस पार्ट को क्या करता है, प्रभावित करता है, तो ये हमारी बॉडी की बड़ी आंत जो होती है, यानी कि बड़ी आंत जो होती है एलिमेंट्री कैनाल में बड़ी आंत जो होती है उसको संक्रमित करता है। उसी को संक्रमित क्यों करता है, क्योंकि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका जो भोजन के बाद में जो उसका रस या जूस बन जाता है, तो उस जूस में जो रसांकुर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब या अवशोषित करने का काम करते हैं, तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो बड़ी आंत में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से संक्रमित भाग भी होता है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें बचाव की तो स्वच्छ पानी पीना चाहिए, यानी कि पानी को या तो उबाल कर या छान कर या लाल दवा डालकर इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है काला जार या ब्लैक फीवर। काला जार या ब्लैक फीवर टाइप का जो रोग है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ट्रिक्स तो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो ही गई होगी जो मैंने आपको बताया था, श्वेत आम काला पानी में पका। ठीक है ना, अब देखिए काला जार या ब्लैक फीवर टाइप का जो रोग होता है, अगर हम इसके रोग कारक की बात करें तो ये लिस्मानिया डोनोवानी, ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी नाम का एक क्या होता है, एक रोग कारक होता है जिसकी वजह, यानी कि एक प्रोटोजोआ होता है। ये याद नहीं रखना, इसमें वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में, नॉन कोऑर्डिनेट है ये। तो ये लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा फैलता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जैसे किसी को भी लिस्मानिया डोनोवानी अगर रोग है, ठीक है, अगर उसको क्या करती है सैंड फ्लाई या बालू जो मक्खी काट देती है, तो संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद में अगर वो स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो वो डिजीज़ या जो बीमारी होती है जो संक्रमित को है, वो तो संक्रमित है तो उसको तो हो गई, लेकिन जैसे स्वस्थ मनुष्य को, स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसको भी वो अगर काटेगा या फिर जो मक्खी है जो काटेगी उसको, तो वो उसको भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये सैंड फ्लाई या ये बालू मक्खी जो होती है, ये सिक्टा मक्खी के द्वारा क्या किया जाता है, इस रोग को फैलाया जाता है, यानी कि इसका वाहक होती है ये। अगर हम बात करें इसके प्रभावित अंग की कि हमारे मानव के शरीर में कौन सा अंग होता है जो इससे प्रभावित होता है, तो ब्लैड होता है, पलिया होता है, लीवर और अस्थि मज्जा। ठीक है,
ब्लड, पलिया और लीवर और अस्थि मज्जा जो हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं वो इसके द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें हमारा जो ब्लड है ये तो प्रभावित होता है, तो इसमें क्या होता है, ये आरबीसी की जो संख्या होती है इनमें क्या होती है, आरबीसी की संख्या घटने लग जाती है, इनकी आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। अब बात करें कि इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि ऐसा ही रोग है, तो हमारे जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है, ब्लैक प्लेग से दाने पड़ जाते हैं और उन ब्लैक प्लेग से दानों के साथ हमें क्या होता है, फीवर होता है। ये इसकी सिम्टम्स होती है, जिसमें फीवर इतना तेज होता है कि आसानी से बुखार टूट नहीं पाता है, यानी कि ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जितने इंटरेस्ट के साथ अपने टॉपिक को पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं बता दूं आपको, इनके लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, प्रोटोजोआ के लिए, कर्मी के लिए, इन सब के लिए मैं आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ जो आपको माइंड में सेट करते ही पता चल जाएगा कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के द्वारा ये तो आपको याद हो ही गया होगा, मैंने कम से कम 3-4 बार रिपीट कर दिया है कि श्वेत आम काला पानी में पका। फिर से सुन लीजिएगा, श्वेत आम काला पानी में पका, यानी कि श्वेत प्रदर रोग, आम से हो गया अमीबा। ठीक है, उसके बाद है श्वेत आम काला, कालाजार रोग और पानी में पका। ठीक है, तो पा और नी को अलग कर लेते हैं, तो पा से होता है पायरिया। ठीक है, तो पायरिया जो रोग होता है वो क्या होता है, अब ये तो पता है ये आपको प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर हम इसकी बात करें कि रोग कारक क्या होता है, तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जिसके द्वारा ये क्या होता है, मानव के शरीर में जो मुंह वाला जो पार्ट होता है उस वाले पार्ट को क्या करता है, ये संक्रमित करता है। ठीक है, आप इस जगह कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एंट अमीबा स्टुलेटी का तो उसका अमीबा दस्त का था और इसमें जिंजीवेलिस आ गया। ठीक है, तो आप इस जगह कंफ्यूज होने के चांस आपके ज़्यादा बन रहे हैं कि दोनों के रोग कारक सेम सेम से ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे याद रखना है कि पायरिया जो रोग होता है मुंह में होता है, इसमें क्या होता है, मसूड़ों में क्या होता है, सूजन, और उनके साथ क्या होता है, सूजन के साथ रक्त बाहर आने लगता है और मुंह में बदबू आती है। ठीक है, तो पायरिया कहाँ पे होता है, मुंह में होता है। जैसे जिंजीवेलिस में आप याद रखिएगा कि आप जैसे इमली खाते हो तो आपको झुंझलाहट सी होती है, तो उस टाइप से आप इसको इस तरीके से याद रखिए, झुंझलाहट सी होती है कब, जब मुंह में इमली आती है। ठीक है, तो पायरिया होता है मुंह में होता है, इमली आती है, तो इसमें याद रखना आपको जिंजीवेलिस। जिंजीवेलिस किसके द्वारा होता है, ये मतलब ये तो अमीबा जिंजीवेलिस जो रोग होता है ये होता है पायरिया। पायरिया में क्या होता है, अमीबा एंट अमीबा जिंजीवेलिस नाम का जो ये प्रोटोजोआ होता है इसके द्वारा ये होता है। अगर हम बात करें कि रोग हुआ है कि किसके द्वारा, तो जो भी ये दूषित पानी है या दूषित भोजन है इनके सेवन करने से ये रोग फैल जाता है। अगर हम बात करें लक्षण की, तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया था कि मसूड़ों में खून आना या मुंह में बदबू आना। ठीक है, तो ये वाला अपना कंप्लीट हो गया पायरिया। अब देखिए, पानी से पा से पायरिया निकाल लिया था, नी से हम निकालते हैं निद्रा रोग। अफ्रीकन एनिद्रा रोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, अफ्रीकन एनिद्रा रोग। अगर हम बात करें इसके रोग कारक की या फिर जनक की कि किसके द्वारा ये फैलता है, तो ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस प्रकार का एक प्रोटोजोआ जीव होता है जिसके द्वारा फैलता है। ठीक है, तो अफ्रीकन एनिद्रा रोग किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, ये फैलता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस रोग के द्वारा। अगर हम बात करें कि रोग वाहक, तो रोग वाहक क्या होता है इसमें, सीसी मक्खी। ठीक है, तो सीसी मक्खी के द्वारा क्या होता है, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, अफ्रीका एनिद्रा जो रोग होता है इसमें क्या होता है, मानव को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है। अब नींद मतलब बेचैनी होगी तो नींद नहीं आएगी। नींद को कौन कंट्रोल करता है, जो ब्रेन वाला जो पार्ट आपने पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि भूख, प्यास, नींद, जो भी हमारे जो इच्छाएं होती हैं उन सबको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट होता है वो ब्रेन होता है, और ब्रेन के द्वारा इनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे अगर किसी को अफ्रीकन एनिद्रा रोग हो गया तो उसमें उसका कौन सा प्रभावित होगा, तो उसका ब्रेन ही प्रभावित होगा। ब्रेन प्रभावित होगा या उसका न्यूरॉन जो सिस्टम होता है वो उसका प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखेंगे कि अफ्रीकन एनिद्रा रोग में प्रभावित अंग जो मानव का होता है वो कौन सा होता है, मस्तिष्क या फिर तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सिस्टम इससे प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में ये लास्ट है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों में मलेरिया।
जो कि मौसम जो परिवर्तन हो ही रहा है प्रेजेंट टाइम में। आप देख ही पा रहे हैं कि बारिश का मौसम आ गया है, इसमें बहुत सारे मच्छर सभी पैदा हो ही रहे हैं जो कई प्रकार की बीमारियां हमारे फैला रहे हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी तो वो चल रही है जिसे पूरा विश्व काँप रहा है, यानी कि कोरोना वायरस। ठीक है, अब देखिए मलेरिया की अगर हम बात करते हैं रोग कारक की, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम के जो मच्छर होते हैं उनके द्वारा ये फैलता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मच्छर तो क्या होता है, इसका रोग कारक होता है, इसमें आपको याद रखना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का तो क्या है, ये मच्छर की जो प्रजाति है जिसके द्वारा तो ये फैलता है। अगर हम बात करें कि वाहक की कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए जाता है, तो ये मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने से जाता है। यानी कि मादा एनफ्लिज जो मच्छर होता है, अपने जो लार्वा होता है, वो लार्वा जैसे किसी व्यक्ति को काटता है तो उसमें अपने लार्वा छोड़ देता है, और वो लार्वा क्या करते हैं, उस लार्वा के अंदर क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं छोटे छोटे, तो वो प्रोटोजोआ क्या करते हैं, अपने साइकिल को वहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मादा एनफ्लिज मच्छर के काटने के द्वारा ये वाला डिजीज़ होता है, यानी कि मलेरिया होता है। अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, कैसे पता चलेगा कि मलेरिया है, तो आपको ठंड और कपकपी के साथ तेज बुखार आएगा। ठीक है, तो ठंड भी लग रही है, कपकपी चढ़ रही है, वो तेज बुखार भी हो रहा है, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मलेरिया के। ठीक है, तो मलेरिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, ठंड और कपकपी और तेज बुखार। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रभावित अंग कि हमारे मानव के शरीर की जो बॉडी है उसमें कौन से पार्ट हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, तो ब्लड, पलिया, लीवर और अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा वो जगह होती है जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है, पलिया वह स्थान होता है जहाँ पे आरबीसी जाकर के इकट्ठी होती हैं या फिर वहाँ पे जाके उनका गठन होता है। ठीक है, तो प्रभावित अंग रक्त, पलिया, यकृत और अस्थि मज्जा हो गया। अगर हम बात करें कि मलेरिया के द्वारा मलेरिया जो हो जाता है, तो मलेरिया हो जाने के बाद में जो दवा या फिर कौन सी मेडिसिन काम में ली जाती है, तो मैं बता दूं आपको सिनकोवा छाल से प्राप्त जो कुनेन होती है, तो मलेरिया के इलाज में क्या काम में लिया जाता है, सिनकोवा। अब सिनकोवा एक पादप होता है, आर्थिक महत्व का पादप, उसकी भी छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो प्राप्त किया जाता है सिनकोना के द्वारा। और सिनकोना के भी कौन से पार्ट से, जैसे जड़ से या पत्ते से या तना से, तो वो उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो कुनेन कहाँ से, ये सिनकोना पादप जो होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मलेरिया के बाकी और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ मलेरिया ही है। तो मलेरिया क्या होता है कि मलेरिया का जो ये मच्छर होता है, मादा एनफ्लिज मच्छर जो होता है उसके काटने से फैलता है। ये मच्छर क्या होता है कि गंदे पानी में पनपता है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट वेराइटी होती है कि गंदे पानी में पनपता ही है, गंदे पानी में तो रहता ही है, गंदे पानी में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है या फिर अपनी पीढ़ियों को बढ़ाता है या फिर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। इसके अलावा इसकी एक बात और है कि ये दिन में नहीं, ये रात में काटता है। कब काटता है, ये रात में काटता है और गंदे पानी में रहता है। अगर हम बात करें कि मलेरिया का जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है, एक तो होता है कि आप मेडिसिन लेते हो और एक होता है जैविक, यानी कि जीवों के द्वारा जो किसी भी प्रकार का इलाज किया जाता है तो वो क्या होता है, जैविक नियंत्रण में होता है। या जैविक दवाइयाँ जो होती हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है कि जैविक खेती कीजिए, तो जैविक खेती जिस टाइप से जैसे नुकसान से ना हो किसी भी टाइप का बॉडी में, अगर बॉडी में हमारे कोई डिजीज़ आ जाती है ना, तो उन डिजीज़ का इलाज कराने के लिए मेडिसिन लेते हैं। लेकिन वो मेडिसिन क्या होती हैं, हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कुछ एक लोगों की अगर सर दर्द हुआ, फीवर हुआ, कुछ भी, तो पैरासीटामोल ऐसे ले लेते हैं, लेकिन वो उस फॉरेन पार्टिकल को तो नष्ट करते ही हैं, उसकी साइकिल को तो रोकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट डालते हैं। इसी प्रकार से जैसे ये मलेरिया है, ठीक है, ये गंदे पानी में पनपता है, रात को काटता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके इलाज की बात करें कि किस प्रकार से हम इसका जैविक इलाज करें, तो एक मछली आती है, यानी कि मछली की कौन सी प्रजाति है, वो होती है गेम्बुसिया मछली। यानी कि गेम्बुसिया जो मछली होती है, अगर आप किसी भी गंदे पानी में लाके ये मछलियाँ डाल दोगे तो ये मछलियाँ क्या करेंगी, जो मादा एनफ्लिज मच्छर होती हैं, इनकी जो भी लार्वा है, इन लार्वाओं को ये क्या करेगा, नष्ट कर देगी। मतलब ये जो प्रजाति है गेम्बुसियन मछली की, जो ये प्रजाति है, ये प्रजाति क्या करेगी, इन लार्वाओं को नष्ट कर देगी। ठीक है,
अब देखिए, अगर हम बात करें कि मलेरिया की, कोई ऐसा तो है नहीं कि मलेरिया की एक ही जाति है जो प्लाज्मोडियम मैंने बता दी। मलेरिया की बहुत सी प्रजातियां हैं, लेकिन इन प्रजातियों में भी मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है? तो मलेरिया की जो सबसे घातक प्रजाति की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रजाति कौन सी होती है? वो होती है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम प्रकार की जो ये प्रजाति होती है, ये सबसे घातक प्रजाति होती है। यानी कि इस टाइप के जो मलेरिया पैदा हो जाते हैं, तो ये अगर मानव के शरीर में जैसे ही मान लो काट देते हैं कहीं पे, तो ये मलेरिया अधिक तेज़ी से फैल जाता है। तो इस जाति के जो मच्छर होते हैं वो खतरनाक होते हैं। तो मलेरिया की घातक प्रजाति कौन सी होगी? प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। ठीक है। अगर मलेरिया की संक्रमण अवस्था की बात करें तो ये, अगर आप जैसे मलेरिया जो मच्छर होता है उसकी लाइफ साइकिल अगर हम पढ़ते हैं, तो उस लाइफ साइकिल को पढ़ते समय हम देखते हैं कि जो स्पोरोजोआइट नाम की जो अवस्था होती है मलेरिया की, ये सबसे घातक अवस्था होती है, यानी कि एक संक्रमण की अवस्था होती है। इस टाइम पे मलेरिया सबसे अधिक फैलता है, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, जैसे वृद्धि वाली जो अवस्था होती है ना, वो वाली अवस्था होती है। तो स्पोरोजोआइट अवस्था में क्या होता है कि मलेरिया अधिक फैलता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि मलेरिया की खोज किसने की थी, तो जो फॉरेन है, मतलब बाहर के जो वैज्ञानिक हैं, वो तो हैं चार्ल्स लुईस लोवेसन, यानी कि चार्ल्स लुईस लोवेसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने तो क्या किया था, मलेरिया की खोज की थी। लेकिन ये हमारे इंडिया के नहीं थे, ये बाहर के फॉरेन के थे। अगर हमारे इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया में जैसे मलेरिया है, तो इंडिया में मलेरिया की खोज किसने की थी, तो सर रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले भारत में मलेरिया की खोज की थी। ठीक है। तो भारत में मलेरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है।